14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने नागपुर में धम्म क्रांति की। धम्म क्रांति का मतलब यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। ये जो दीक्षा लेने और देने का कार्यक्रम जो आज से 66 साल पहले संपन्न हुआ, इन 66 सालों में बाबा साहेब ने ये जो नैतिक जीवन बिताने की जो शिक्षा दी अपने लाखों अनुयायियों को, उनके जीवन में बदलाव कैसे मिला। उनका जीवन केवल अपने स्वयं के लिए नहीं बल्कि अन्यों के लिए भी, जो पीड़ित है, दुखी है, शोषित है, जो नकारे गए हैं, वो ऐसे लोग जो हाशिए पर पड़े हैं, उन जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए ये जीवन कैसे प्रेरित करता गया और इस धम्म क्रांति ने कैसे प्रेरणा दी। इस कड़ी में इस समय हम लोग ये बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1956 में की गई धम्म क्रांति का एक छोटा सा मूल्यांकन आपके पास पहुंचा रहे हैं कि इसका प्रतिबिंब कैसे मिलता है इस पूरे एंटायर भारतीय समाज में। तो उसी को आप तक पहुंचा रहे हैं। इस समय हमारे साथ है, ये है द वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस। नाम अंग्रेजी में है। हम आपको बताएं कि एक ऐसी आवाज जो न्याय और शांति के लिए स्थापित होती है और न्याय और शांति की आवाज बनकर पूरी दुनिया में इसको आगे बढ़ाती है। इसको मुखर करने वाले इस संगठन का ये परिचय आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जानते हैं कि इस कड़ी में हम यही बातचीत कर रहे हैं कि वो संगठन जो बाबा साहेब की धम्म क्रांति से प्रतिबिंबित होते हैं और हम सब के सामने आते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ है डॉक्टर एस.के. गजभिये सर। एक बड़ा परिचित नाम है और साथ में ये पूरे इस ऑर्गेनाइजेशन के ये सारे कार्यकर्ता। लेकिन बात की शुरुआत करेंगे डॉक्टर एस.के. गजभिये सर के साथ। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत और आपके इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का भी स्वागत। पहली बात, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है द वॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस, क्यों लगा आपको कि इस तरह के संगठन की आवश्यकता है? धन्यवाद। सबसे पहले मैं आवाज़ इंडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बाबा साहब के धम्म क्रांति को अभी 66 साल हो रहे हैं और उसका एक विश्लेषण और विश्लेषणात्मक जो दृष्टिकोण है वो लोगों के सामने पहुंचाने का एक प्रयास आवाज़ इंडिया के माध्यम से हो रहा है और एक बहुत ही अच्छी पहल है, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी रही आपका क्वेश्चंस, आपका प्रश्न कि हमारी जो संस्था है वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस, इस संस्था को क्यों हमने ये किया है। हमने देखा है कि बाबा साहब ने अपने पूरा जीवन कास्टलेस सोसाइटी बनाने के लिए बिता दिया। पूरा जीवन में उन्होंने ये किया है और उसका बहुत अच्छा उदाहरण है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और बाबा साहब का जो चरित्र या कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि बाबा साहब ने पूरी ज़िंदगी इसमें बिता दी है, लेकिन इस देश के अंदर वो इस देश को कास्टलेस सोसाइटी नहीं बना सके। तो हम भी पहले इसी पग के ऊपर आगे बढ़ रहे थे कि भाई जाति व्यवस्था को कैसे समूल नष्ट किया जा सके और जाति व्यवस्था को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा था वो जाति के आधार पर ही हो रहा था। लेकिन जब 1956 में बाबा साहब ने जब धम्म क्रांति दी और यहाँ पे इसी नागपुर नगर में, तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर इतना ज़्यादा हो गया कि हमको ऐसा लगा कि भाई ये जाति व्यवस्था या कास्टलेस सोसाइटी को अगर बनाने का है तो धम्म के सिवा हम लोग बना नहीं सकते हैं। तो हमने सिर्फ देश तक की बात सीमित न रखते हुए हमने दुनिया के और हमारा ध्यान लगाने का प्रयत्न किया। तो उसमें हमको ऐसा महसूस हुआ कि भाई बाबा साहब 1948 में कहते हैं कि आपके ऊपर अन्याय हो रहा है क्योंकि आप एक विशिष्ट जाति में हो। जाति के आधार के ऊपर इस देश में अन्याय तो ज़रूर होगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैंने आपको इतना अच्छा मार्ग बताया है कि जिस मार्ग के ऊपर से अगर आप चलते हो तो दुनिया के साथ आप पहुंच सकते हो और दुनिया के माध्यम से आप यूनाइटेड नेशन जा सकते हो और यूनाइटेड नेशन में आप अपने प्रश्न या आपके ऊपर होने वाला अन्याय है ये दूर कर सकते हो।
ये बाबा साहब की जो शिकवन थी या बाबा साहब की जो फिलॉसफी थी, हमने तो उस समय पढ़ा जब बाबा साहब के ये स्टेटमेंट उनके 1948 के थे, जी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन 56 में जब बाबा साहब ने धम्म क्रांति की, उसके बाद हमारा अपना खुद का परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसके पहले हम उसी हिंदू रिचुअल्स में हम लोग जकड़े हुए थे। लेकिन 56 के बाद हमारा विजन भी ब्रॉड हो गया और फिर हमको लगा कि भाई जाति व्यवस्था नष्ट करने के लिए हम सिर्फ जाति का आधार लेंगे तो शायद ये नष्ट न हो पाएगी, और दुनिया की जो कम्युनिटी है, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, इस जाति व्यवस्था के नाम के ऊपर हमारे साथ नहीं जुड़ पाएगी। तो इसलिए हमने जब इसकी स्टडी की तो हमको बाबा साहब के इस धम्म क्रांति के माध्यम से एक बात तो हमको सीखने को मिली कि भाई आप इस देश के इंडिजिनियस लोग हो, इस देश मतलब के मूल निवासी हो। तो मूल निवासी जब बाबा साहब का ये आया, और अभी नया नया इसमें संशोधन भी बहुत हो रहा है। इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि भारत के हैदराबाद में माइक्रोबायोलॉजिकल एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ का एक साइंटिस्ट है डॉक्टर तंगराज। उसको सरकार ने एक प्रोजेक्ट दिया था इंडिजिनियस लोगों के ऊपर रिसर्च करने के लिए। तो उसको जब ये प्रोजेक्ट मिला तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर उसने 7 साल काम किया, और 7 साल के बाद उसने भारत सरकार को अपना रिपोर्ट सादर किया। उसमें वो कहते हैं कि भाई इस देश के जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के जो लोग हैं वो इंडिजिनस है। तो हमको जब ये बाबा साहब ने बताई हुई बात जो वेयर द शूद्रास और अनटचेबल्स, इसमें से हमने जो पढ़ा उसकी ये पुष्टि करते हैं। और डॉक्टर थंगराज ये बोलते हैं कि भाई इस देश में ये लोग जो है ये एबोरिजिनल्स है, मतलब मूल निवासी लोग हैं। तो जब ये मूल निवासी की कंसेप्ट हमारे सामने आई, ये रिसेंट रिसर्च था ये, और फिर 56 तो क्या यही प्रेरणा रही कि आपने इस संगठन के निर्माण की ओर सोचा? हाँ, इससे ये प्रेरणा तो मिली। फिर हमको लगा कि भाई बाबा साहब कहते हैं 1956 को कि मैंने तुम्हें एक दलदल से या एक कीचड़ से बाहर निकाल के एक इतने अच्छे मार्ग के ऊपर मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप चलना चाहते हो इसमें, तो सिर्फ आपका ही कल्याण नहीं होगा, तो आपके साथ साथ आपके परिवार का कल्याण होगा, आपके समाज का कल्याण होगा, और आपके देश का भी कल्याण हो सकता है। बुद्ध के धम्म के विषय में ये बात जरूर कही जाती है कि उनका मार्ग जो है वो आदि में कल्याणकारी है, मतलब उसकी शुरुआत में, और उसके मध्य में कल्याणकारी है, उसके अंत में भी कल्याणकारी है। और ये जो कल्याण की भावना है सारे जनमानस के इसी भावना के साथ, मतलब ये होता है धम्म क्रांति का प्रतिबिंब। हम जब डॉक्टर इसके गजभिये सर से बात कर रहे हैं तो वो इसी बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर अपना जो हक अधिकारों का जो आवाज़ है, उस आवाज़ को दुनिया के उस डायस पर लेकर जाना चाहिए। और वो एक बात उनके मन में आई और यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन का जन्म होता है। हम ऑर्गेनाइजेशन के और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम नरेंद्र धनविजय है। धनविजय साहब, एक बात हम आपसे समझेंगे कि ये जो वॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल है, ये ऑर्गेनाइजेशन से आप कैसे जुड़ते हैं और आपका जो योगदान है वो योगदान कैसा आता है, आप कैसे समझते हैं इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को? सर, ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन तो यूनो में मतलब रजिस्टर्ड है, और इस माध्यम से हमने जो कोरोना काल चला, कोरोना काल में जो लोग घर के बाहर नहीं निकल सकते थे, हमारे 2 साल में पूरी हमने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा बहुत सारी सभाएं ली, और इसमें दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास और त्रिपुरा, मेघालय से लोग हमारे साथ जुड़े। और इस माध्यम से हमने जो लोगों के मन में जो एक डराव था, वो डराव ये संगठन के माध्यम से हमारे पास में जो नॉलेज आया था, हमारे पास में जो कुछ एक्सपर्ट थे, इस माध्यम से हमने लोगों के मन का जो डर था, कोरोना का जो डर था, वो हम निकालने की कोशिश की। इतना ही नहीं, तो कोरोना काल में गवर्नमेंट ने जो लोगों को बाहर निकालने के मना किए थे, लोग फंसे हुए थे, इस संकट से निकालने के लिए जो आर्थिक सहायता भी थी वो भी हमने भिवंडी तक मतलब पहुंचाने की कोशिश की। और हमारा ये जो काम है, मानवीय मूल्य, बाबा साहब ने जो बोला था कि मानवीय मूल्य के लिए हमारा जो संगठन है वो पूरी कोशिश करके जो भी हमसे बनता है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरे 2 साल में हमने जो काम किए उसका एक अच्छा सा ये मिला कि लायंस क्लब ऑफ नागपुर, उन्होंने हमको हमारे काम को सराहना किया और उन्होंने हमको सर्टिफिकेट दी कि आप कोरोना योद्धा करके आपने काम किए। ये हमारे काम का एक अच्छा से मूल्यांकन है, और हमें खुशी है
कि हम यही माध्यम से जब अपने काम को कोई ऐसा जब प्रतिसाद मिलता है और उसकी कोई तो प्रशंसा हमें खुशी करती होती है कि हम जो कर रहे हैं वो एक समाज के हित के लिए कर रहे हैं, हमारा ऐसा वैयक्तिक कोई हित नहीं है। और आगे भी हम ये चाहेंगे कि हम ये संगठन से माध्यम से जितना हमारे से बन सके पूरे नागपुर से तो अभी हमारे बहुत सारा संगठन तो ऑल ओवर इंडिया में तो है, और इसके बाद में भी हम मतलब चपका में भी जो इशू है आप हम अच्छी तरह से चलिए हम सर के पास जाएंगे। सर, पहले तो आपका परिचय। मैं रजनीश मिश्रा, वॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस इस संगठन का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। तो यह मेरा परिचय है। रजनीश जी, एक बात हम आपसे समझेंगे कि किस तरह से ये वॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस काम करता है। देखो, इस देश में कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर बहुत सारे भेदभाव होते हैं और अत्याचार होते हैं, जैसे खून होते हैं, मर्डर होते हैं, रजिस्टर बलात्कार होते हैं। उसके बाद में किसी की ज़मीन हड़पी जाती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी लोगों की। तो इन लोगों को न्याय दिलाने के लिए, इनके प्रश्नों को उत्तर देने के लिए इन्हें मालूम नहीं है कि उनके सवाल उनके पुलिस स्टेशन में किस तरह से कार्रवाई की जाती है, रिपोर्ट की जाती है, एफआईआर कैसी दर्ज की जाती है, इन्हें कुछ मालूम नहीं होता है। वो बहुत जानकारी नहीं होने के कारण बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि जो रिपोर्ट है तो उनका जो रिपोर्ट है वो बहुत कम है, 0.5% के आसपास में उनका रिपोर्ट है, और जो रिज़ल्ट है वो 0.5% के आसपास में है। तो इनको अत्याचार तो 100% हो रहे हैं, लेकिन रिजल्ट 5% के आसपास में मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो उनके पास में जानकारी नहीं होती, और पुलिस कर्मचारी जो होते हैं वो प्रशिक्षित नहीं होते, और वो प्रशिक्षित नहीं होने के कारण जिस तरह से वो एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, जो जो चीज़ें उन्होंने वहाँ पर लिखनी चाहिए और कोर्ट के सामने वो रखनी चाहिए, वो नहीं रखने के कारण ये सारे केसेस फेल हो जाते हैं। तो क्या आपका ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए एडवोकेसी करता है? हाँ, हमारा ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेसी करता है। हमारे पास में लीगल एडवाइज़र है और हमारी बहुत बड़ी टीम है। वो टीम एक्सपर्ट लोगों की टीम है। वो उनके पास जाती है, लोगों के पास जाती है, पीड़ित व्यक्ति के यहाँ घर जाती है, उनसे पूरी वार्ता वो समझ लेती है समस्या क्या है, और समस्या समझ लेने के बाद में उसे पुलिस स्टेशन तक पहुँचाती है। और सरकार की मदद जो है, इस एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो सरकारी मदद है, जो 16 लाख तक के जो मदद मिलती है, उस प्रकार की आर्थिक मदद हम उन पीड़ित व्यक्तियों को मिला देते हैं। इस तरह हमने 130 लोगों को न्याय मिला के दिया है। मतलब ये जस्टिस और पीस, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, जिसके दो मुद्दे हैं, जस्टिस और पीस, ये बात बिल्कुल जाहिर सी है कि कहीं भी सब लोग चाहते हैं कि भाई शांति की प्रस्थापना होनी चाहिए, लेकिन शांति बगैर न्याय के कैसे आएगी? लोग अशांत तो तभी होते हैं जब वो अन्यायग्रस्त होते हैं। तो अन्यायग्रस्त लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वे शांति की प्रक्रिया में शामिल कैसे होंगे? और देखिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन इसी बात के साथ आगे बढ़ता है। बुद्ध एंड इस धम्मा में भी बाबा साहेब इस बात को लिखते हैं कि भाई शांति की बात तो तभी आएगी कि किसी पर अन्याय न होगा। ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा का धागा पकड़कर इस तरह से ये ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ते हैं। हम रजनीश जी से बात कर रहे थे, जो कि वॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस के वर्किंग प्रेसिडेंट है। हम थोड़ा सा बात करेंगे श्रुति जी से, है ना? श्रुतिका जी से बात करेंगे। दरअसल श्रुतिका जो है, श्रुतिका इस ऑर्गेनाइजेशन में ये जो चाइल्ड लेबर है, इन लेबरर्स के और इन लेबर्स के राइट्स के लिए काम करती है और इनके एम्पावरमेंट के लिए भी काम करती है, और ये वॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल का हिस्सा है। श्रुतिका, हम आपसे ये समझना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से बच्चों के अधिकारों पर अपना दखल देता है। जय भीम सबको। मैं श्रुतिका गजबीर। मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की यंगेस्ट मेंबर हूँ, सबसे पहली चीज़ तो ये। और दूसरी चीज़ ये कि आप जैसे देखेंगे इंडिया में बुद्धिस्ट जो है, हम माइनॉरिटी में आते हैं। 137 करोड़ लोग हैं हमारे इंडिया में, और उसमें से बुद्धिस्ट लोगों का जो पॉपुलेशन है वो 1 करोड़ से भी कम है, मतलब 1% से भी कम है। और जो माइनॉरिटी में लोग आ जाते हैं, उन पे जो ये अत्याचार और ये सब जो होता है, इनजस्टिस होता है, वो बहुत बड़ी संख्या में होता है।
और बहुत सारा जो होता है वो अनरिपोर्टेड होता है। तो हमको जब कभी इनडायरेक्टली भी कभी किसी के थ्रू पता चलता है कि ऐसा हो रहा है, तो हम जाके उनको एक इमोशनल सपोर्ट देते हैं कि आप रिपोर्ट करिए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि ऐसे समय में उनके जो करीबी लोग होते हैं वो भी उनसे दूर चले जाते हैं, बट हम बोलते हैं कि नहीं, अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपके जैसे और लोगों के साथ तो ऐसा क्या होगा। इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन है, इस डिस्क्रिमिनेशन को आप आइडेंटिफाई करते हैं? हाँ, हम बिल्कुल करते हैं। क्या आपके पास ऐसी कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम होती है? एक्चुअली हमारे इतने सारे मेंबर्स हैं जो अलग अलग मतलब देश के अलग अलग पार्ट्स में हैं। तो जैसे हम लोगों के बारे में लोगों को पता चलता है और उन लोगों को ये पता चलता है कि हम उनकी मदद करते हैं, तो ऐसे से ही हम जुड़ते हैं, ऐसे ही हमारा गुडविल होता है और वो लोग हमारे पास सपोर्ट के लिए आते हैं। अच्छा। और हम उनकी हेल्प कर सके, इससे बड़ी चीज़ कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि यही तो हमको बाबा साहेब ने सिखाया है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, हमारे दर्शकों के पास श्रुतिका की ये बात भी हम पहुंचाना चाह रहे हैं कि बाबा साहेब ने जो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म क्रांति की, उस धम्म क्रांति को आप कैसा देखते हैं आपके कामों के साथ जोड़कर? मैं उसको ऐसा देखती हूँ कि मुझे आज उनके वजह से ये प्रिविलेज मिला है, ये सौभाग्य मिला है कि मैं यहाँ खड़े रह के आपको ये चीज़ बता सकूँ कि मैं इतनी शिक्षित हो सकी, ये उनके वजह से। वरना उसके पहले मुझे कोई आइडेंटिफाई भी नहीं करता था। जो 14 अक्टूबर 1956 में हमको जो बाबा साहब ने सामूहिक तरीके से हमको जो बुद्धिज़्म दिया, उस वजह से आज मुझे ये प्रिविलेज मिला कि मैं इतनी पढ़ सकूं और इतना कुछ कर सकूं जीवन में। और जिनको ये प्रिविलेज नहीं मिल रहा, जिनको ये सौभाग्य नहीं मिल रहा, उन तक पहुंच सकूं और उनकी मदद कर सकूं कि आप भी कर सकते हो, हम आपके साथ हैं, आप हमसे जुड़िए, हम आपकी मदद करना चाहते हैं। चलिए, विभावरी जी को देख रहा हूँ, आप विभावरी जी को बहुत सारी जगह में देखते होंगे, लेकिन इस वक्त वो इस वॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस के साथ खड़ी है। वैसे संजीवनी सखी मंच ये उनका एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत सारे ऐसे कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें विभावरी जी का अपना एक सहभाग ज़रूर होता है। विभावरी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि विमेन एम्पावरमेंट पर आपका एक बड़ा दखल होता है और ये जो मंच है, जिस मंच से ये काम होता है, यहाँ विमेन एम्पावरमेंट पर बहुत काम होता है। आपका इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ाव कैसा हुआ और ये ऑर्गेनाइजेशन किस दिशा में काम कर रहा है? जय भीम। मैं विभावरी गजभिये। संजीवनी सखी संघ हमारा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करता है। और ऑब्वियसली आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तभी फॉर्म कर सकते हो अगर आप खुद चाहते हैं कि सही मायने में वुमेन एम्पावर हो। आज से अभी 16 साल कंप्लीट होने वाले हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमने ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की और तभी से हम लोग कुछ अलग अलग हिस्सों में काम करते थे, जिसमें अंबेडकर थॉट्स और बुद्धिस्ट थॉट्स के हम वर्कशॉप लेते थे। उसी माध्यम से डॉक्टर एस.के. गजभिये सर से और ज़्यादा हमको उनका गाइडेंस मिला और उस माध्यम से सर का जो भी स्टडी है वो हमारे कैसे काम में आया वो हमने देखा। उसके बाद सर ने हमको खुद बताया कि वो कैसे सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस के लिए काम कर रहे हैं। उसमें हमने देखा कि वुमेन एम्पावरमेंट के तो हम तो क्वेश्चंस रेज करते ही हैं, उसमें अगर कोई आंदोलन है या कोई भी चीज़ है तो जो वॉइस ऑफ इंडिजिनियस पीपल सेंटर जस्टिस एंड पीस, ये हमको हमेशा और हमेशा सपोर्ट करती आ रही है। तो इनका जो नॉलेज है कहीं तो भी हम कम पढ़ रहे हैं। जो ये जो वुमेन क्या बोलते हैं उसका डिस्क्रिमिनेशन है, वर्ल्ड वाइड जो डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसके ऊपर ये लोग भी यूएन तक जाकर काम कर रहे हैं। तो क्यों ना, सर का गाइडेंस तो हमको हमेशा मिलता ही रहा है, वो हमारे मेंटर है, तो क्यों ना हम इनसे जुड़ के ऐसे कुछ प्रश्न है जो हम महिलाओं के क्षेत्र से उठा के लेके आ रहे हैं वो यूएन तक पहुँचाएं, क्योंकि वहाँ पे तो लोकशाही है और वहाँ पे इस डिस्क्रिमिनेशन की ज़्यादा दखल होगी, इसलिए हम इस संस्था से जुड़े हैं। देखिए, एक बात बाबा साहेब ने ज़रूर कही थी। जब बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी तो उन्होंने कहा था कि अब हम एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा हो गए हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट कम्युनिटी ये केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। और जब 1956 में बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म की दीक्षा दी अपने अनुयायियों को, तो ये बात बिल्कुल बहुत बेहतरी से लोगों के पास में आई कि यहाँ से हम ये जो
हाशिए के लोग हैं, मार्जिनलाइज्ड है, ये सारे अब विश्व समुदाय का हिस्सा बन गए। और यही बात विभावरी जी की इस बात से आती है कि हम क्यों ना अपनी बात को वहाँ तक लेकर चलें। यहाँ अगर बात नहीं सुनी जाती है तो हम विश्व पटल पर अपनी बात को रखें। हम इसके गजबीए साहब के पास फिर से जा रहे हैं। सर, जैसा कि हमने सब लोगों से बातचीत की, आपसे भी बातचीत हमने जब शुरू की तो आपने एक बात कही कि ये जो हमारा कार्य है ये उन बाबा साहेब की धम्म क्रांति से प्रेरित होकर तो आता है, लेकिन वो जो न्याय और शांति की प्रक्रिया में ले जाना है, हम आपसे ये बात जानना चाह रहे हैं कि इतने वर्षों में जब से इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई है, क्या कोई ऐसी घटना, क्या कोई ऐसा प्रसंग, क्या कोई ऐसी केस जिसको वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस ने किसी कॉन्क्लूडिंग पर लेकर गए, किसी न्याय की प्रक्रिया में उसको शामिल किए? धन्यवाद, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बताया था कि भाई हमारे संस्था का जो फिलॉसफी है हमारी, वो बाबा साहब के फिलॉसफी से ही हमने लिया हुआ है, उसी मार्ग के ऊपर हमने चलने की कोशिश की। तो पहली बार 56 को तो बाबा साहब ने दीक्षा दी, और उसके बाद हमारे इसमें जो परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के द्वारा 2002 में पहली बार हम लोग जब महाबोधि महाविहार का यह विषय भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी के माध्यम से जो आंदोलन भारत में चल रहा था, तो उस समय उस आंदोलन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी ने ये कहा था कि अगर बिहार सरकार और भारत सरकार मेरी बातों को या मेरे आंदोलन को वो इतना मतलब अगर ये नहीं लेती है, तो मैं ये जो क्वेश्चंस है ये मैं संयुक्त राष्ट्र संघ में ले जाऊंगा। तो सुरेश ससाई जी ने तो ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस आंदोलन के दरमियान कही थी, लेकिन जब हमको ये पता चला कि भाई ये बात हम अगर यूनाइटेड नेशन में लेके जाते तो जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है या जो बुद्धिस्ट कंट्रीज़ है, देश है बुद्धिस्ट देश, वो भारत सरकार के ऊपर डेफिनेटली एक प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो 2002 में हमने भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी को स्वयं लेके हम यूनाइटेड नेशन के जिनेवा हेडक्वार्टर में गए थे, और वहाँ हमने पहली बार महाबोधि महाविहार का इशू हमने दुनिया के सामने रखा, यूएन के सामने रखा। वहाँ पे यूनेस्को में जाके उनके जो डायरेक्टर जनरल को हम मिले, तो जब हमने ये क्वेश्चंस रखा तो दुनिया के जितने बहुत से जो बुद्धिस्ट राष्ट्र के प्रतिनिधि वहाँ उपलब्ध थे या उपस्थित थे, वो सब हमारे पास आए और वो कहने लगे कि भाई आज तक ये प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर किसने नहीं लेके आया। और हमने ये बात अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कहते हुए कहा था कि भाई देखो, दुनिया में कहीं पे भी आपको ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि एक चर्च के ऊपर किसी मुस्लिम का आधिपत्य है या एक मस्जिद के ऊपर किसी क्रिश्चियन का अधिकार है। फिर हमारे महाबोधि महाविहार जो हमारे बौद्धों का एक पवित्र स्थल है या स्थान है, उसके ऊपर हिंदुओं का कब्जा कैसे? ये जब बात हमने हमारे तरीके से यूएन में रखी, क्योंकि हमको वहाँ भले ही समय कम मिला था रखने के लिए, लेकिन हमने हमारी जो बात थी वो लिखित स्वरूप में लेके गए थे और सारी दुनिया को हमने हमारा पेपर भी दिए। और जब बात कही तो हमारे पास दुनिया के जो बुद्धिस्ट राष्ट्र के जो प्रतिनिधि थे वो भी आए और वो कहने लगे कि भाई हम आपके साथ हमेशा रहेंगे और इस विषय के ऊपर जब जब भी आप यूनाइटेड नेशन में बात उठाओगे हम आपके साथ में खड़े रहेंगे। तो ये उस समय हमने देखा कि भाई बाबा साहब ने जो 14 अक्टूबर 1956 में जो बात कही या हमको धम्म दीक्षा दी, और धम्म दीक्षा के बाद उन्होंने हमको एक बहुत ही अच्छा मतलब बात कही थी हमको सपोर्ट के लिए कि कल तक तुम इतने पिछड़े थे या दलदल में फंसे हुए थे कि तुमको कोई नज़दीक भी खड़ा नहीं कर सकता था, लेकिन आज मैंने तुमको वहाँ उस कीचड़ से बाहर निकाला और एक बौद्ध मार्ग के एक पर्वत के ऊपर मैंने तुमको खड़ा करने की कोशिश की। इस पर्वत को चढ़ने के लिए तुमको पूरी आज़ादी है, आप चढ़ो इस पर्वत के ऊपर और देखो कि पर्वत के उस तरफ क्या है। पर्वत के उस तरफ जो बुद्धिस्ट राष्ट्र है वो सारे तुम्हारे पीछे खड़े हो जाएंगे। तो ये इतनी बड़ी आज़ादी के साथ साथ इतनी बड़ी जो संभावनाएं थी वो बाबा साहब ने हमारे सामने 14 अक्टूबर 1956 को लाके खड़ी की थी, और उसका उदाहरण 2002 में जिनेवा कॉन्फ्रेंस में हमको देखने को मिला कि जो बाबा साहब ने कहा था वो पूरी तरह सत्य था।
आज ये जो दुनिया के जो देश हैं, जो बुद्ध राष्ट्र कहते हैं हम इनको, ये हमारे पीछे पूरी तरह खड़े हैं। आज हमारे संस्था के जो मैक्सिमम जो ऑफिस मतलब ये ब्रांचेस हैं वो बौद्ध राष्ट्र में ही ज़्यादा है। उसके अलावा भी हमारे दूसरे राष्ट्र में जैसे मलेशिया वगैरह में भी है हमारा ऑफिसेस है। तो ये हमको सब बाबा साहब के फिलॉसफी और बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद ये रिजल्ट हमको मिले हैं और आज हम उसी के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे बताते हुए बहुत खुशी होगी कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के साथ ही इस देश का विभाजन हो गया। पाकिस्तान और भारत दो देश ऐसे अलग अलग हो गए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि भाई इस विभाजन के साथ ही जो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में जो प्रांत थे उसमें मैं कहना चाहूँगा आपको कि जो हिली भाग था जिसको हिल चिड़गांव हिल बोला करते थे उस समय, वहाँ पे बड़ी पैमाने में चकमा बुद्धिस्ट लोग रहा करते थे। तो वो लोग तो बॉर्नली भारत के थे, क्योंकि ये तो जो उस समय अभी अपने यहाँ उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। शरणार्थी भी कहा जाता है उनको, लेकिन दुख इस बात का होता है कि पार्टीशन के बाद वो लोगों को जो नेहरू सरकार बनी पहली बार आज़ादी के बाद, उन्होंने उनको एक ऑफ़र भी दिया था कि भाई अगर आप वहाँ पाकिस्तान में रहना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन अगर आपको भारत में आना है चाहे तो आ सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि भाई भारत तो भगवान बुद्ध की स्थल है और जन्म स्थल भी है और हमारे लिए पवित्र स्थान है, तो वे भारत की ओर चले। तो इसलिए उन्होंने चकमा बुद्धिस्ट लोगों ने भारत के ओर आने का अपनी मंशा बताई। तो नेहरू ने उस समय उनको एक दूसरी हिल, चिड़गांव हिल के बाजू में ही एक हिल थी जिसे अभी नया नाम अरुणाचल प्रदेश दिया गया है, उस हिल के ऊपर नेहरू सरकार ने उनको फ्री जगह दे दी। सिर्फ गलती नेहरू सरकार से हुई कि उनको उस समय उन्होंने राष्ट्रीयता नहीं दी। तो आज तक वो देखो, वो एक छोटी गलती पार्टीशन के बाद तो हमारे देश में आ गए, वो तो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लोग हैं। तो क्या आज उनके पास सिटीजनशिप है? आज भी उनके पास सिटीजनशिप नहीं है। तो अपना ये जो सेंटर है, ये सेंटर क्या इसके लिए कुछ काम कर रहा है? यही हम बताना चाहते हैं कि हमारा सेंटर का जब उनको ये पता चला, वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस, जब अरुणाचल प्रदेश के लोगों को पता चला तो उनको ये पता चला कि भाई ये एक संस्था ऐसी है जो भारत देश में भी अपना आवाज़ उठा रही है, लेकिन इसके साथ ही वो यूनाइटेड नेशन भी जाती है। तो वहाँ के लोग हमारे को अप्रोच हुए और उन्होंने अपनी व्यथा बताई, और व्यथा बताते हुए हमने भी उसकी पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद हमने ये सोचा कि इनकी क्या गलती थी। विभाजन तो जो यहाँ के राजकीय नेता लोग थे उन्होंने अपने दृष्टिकोण से विभाजन कर दिया। विभाजन करने के बाद वो अगर उस समय इस पाकिस्तान में चले गए, उनका दोष था। और आज जो सरकार है वो ये कहती है कि भाई तुम बांग्लादेशी हो, तुम बांग्लादेश से आए हो, तुम चले जाओ। तो आज कहाँ चले जाएंगे वो, क्योंकि बांग्लादेश सरकार आज उनको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनकी गलती ये थी कि वो भारत में आए और वो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट लोग थे, बुद्धिज्म को मानने वाले लोग थे, वो उनकी क्या गलती थी। तो आज वो भारत में, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इस देश में जिसका जन्म होता है उसको जन्म के साथ ही उसको राष्ट्रीयता मिलती है। फिर आज़ादी के समय से ये लोग भारत में आए तो अभी तक उनको राष्ट्रीयता नहीं मिली है, और आज सरकार कहती है कि तुम विदेशी हो, तुम चले जाओ। और उन्होंने इसके लिए इस पर सेंटर क्या कर रहा है? इसमें सेंटर ने ये काम किया है कि हमने अभी राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखा है, हमने पंतप्रधान को चिट्ठी लिखा, होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखा, और उन्होंने नेशनल ह्यूमन राइट्स को हमने चिट्ठी लिखा कि भाई ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स ने हमारी बातों का दखल भी लिया, क्योंकि ऑलरेडी ये तो उनका क्या रिप्लाई है? ये वो लोग कहते हैं कि भैया ये जब नेहरू सरकार थी तो नेहरू सरकार ने क्यों नहीं दिया उनको, जब उनका रिहेबिलिटेशन उनका कर दिया था तो उन्होंने उनको राष्ट्रीयता देना चाहिए था। अभी उन्होंने नहीं दिए, जबकि वो 2 बार सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। पहली बार 1996 तो क्या सेंटर की ओर से भी एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन है? अभी हमारा पिटीशन डालने का ये है, प्रयास है अभी, लेकिन उसके पहले हम ये सोच रहे हैं कि भारत सरकार हमारे इशू को इतना ध्यान नहीं दे रही है, तो हमने इस इशू को ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस में वहाँ के ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर को हमने चिट्ठी लिखा है। तो ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर ने हमको हमारी चिट्ठी की दखल ली है, और जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन का जो परमानेंट फोरम है यूनाइटेड नेशन का, उन्होंने कहा है कि अगर आपका ये इशू
यूनाइटेड नेशन में जब भी चर्चा के लिए आता है तो जो परमानेंट फोरम है इंडिजिनस पॉपुलेशन का, वो हमारे साथ में पूरी तरह खड़ी है और वो कहती है कि भाई ये जायज़ इशू है, हम आपके साथ में हैं। तो हमें थोड़ी तो होप मिल गई है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय समूह भी हमारे साथ में खड़ा है और यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि भाई ये कोई गलत नहीं है, जबकि भारत सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार अपना जजमेंट दिया है और भारत सरकार को डायरेक्शन दिया है उन्होंने। एक पहली जजमेंट 1996 में आया और दूसरा 2015 में, और दोनों बार वो कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं भारत सरकार को कि भाई ये जो अभी की पीढ़ी है इनका जन्म तो इसी देश में हुआ है, फिर इनको राष्ट्रीयता क्यों नहीं दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल जो कि सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस जो इंडिजिनस पीपल की वॉइस बनकर आगे बढ़ रहा है, इसका ये सवाल भी है कि भाई जिनका जन्म यही हुआ है फिर उनको सिटीजनशिप क्यों नहीं, जबकि ये तो हमारे यहाँ नागरिकता के अधिकार में सम्मिलित है। तो इस तरह के कामों के साथ आगे बढ़ते हैं। सर, हमें इस बातचीत को पूरा भी करना पड़ेगा, तो हम आपसे एक अंतिम हमारे दर्शकों के लिए संदेश भी लेना चाह रहे हैं कि क्या संदेश होगा द वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस का। देखिए, ये जो भी सब लोग या श्रोता लोग हमको सुन रहे हैं या हमारी संस्था कैसे काम कर रही है, मैं आप सब लोगों से ये विनती करूँगा कि चकमा बुद्धिस्ट जो लोग हैं वो हमारे ही भाई लोग हैं, हमारे ही भाई बहन हैं और वो ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट हैं। हम तो ये कहेंगे कि हम 56 के बाद बुद्धिज़्म को स्वीकार किया है, वो तो उनके पुरखों से लेकर बुद्धिज़्म का स्वीकार करके इस देश में रह रहे थे और अभी तक उसको वो ट्रेडिशनल बुद्धिज़्म के माध्यम से वो उन्होंने उस बुद्धिज़्म को संभाल के रखा है। तो अम्बेडकराइट बुद्धिस्ट होने के ये नाते, या हम लोग बाबा साहब के धम्म क्रांति के बाद जो अपने आप को बुद्धिस्ट कहलाने लगे हैं, तो हम लोगों का ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हमने हमारे भाई बहनों को जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है इस देश में, हम उनके पीछे खड़े हो पूरी ताकत के साथ। हमने तो उनको एक बड़ा सपोर्ट दिया है, उनको कहा है कि भाई सिर्फ महाराष्ट्र के ही बुद्धिस्ट लोग नहीं, या नागपुर में बाबा साहब ने धम्म क्रांति की थी इसलिए नागपुर के ही लोग नहीं, तो इस देश के जो भी लोग हैं जो बाबा साहब को मानने वाले हैं और जो बुद्धिज़्म का जिन्होंने स्वीकार किया है, ये इस देश के सारे लोग आपके साथ मॉरली तो जुड़े हैं, नैतिकता के साथ भी आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन हम तन मन धन से खड़े हैं। अगर आप फिर से हम लोग अपील करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भी हम आपके साथ खड़े रहेंगे और ये लड़ाई देश में तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर हम यूनाइटेड नेशन में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और हमको पूरा विश्वास है कि भाई ये देश, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि ये देश तुमको अगर न्याय नहीं देता तो तुम संयुक्त राष्ट्र संघ में जा सकते हो, वहाँ मुझे पूरी तरह खातरी है कि आपको वहाँ न्याय मिलेगा। तो बाबा साहब के इन विचारों से हमें पूरी तरह हम आश्वस्त हो गए हैं कि अगर भारत सरकार हमको न्याय नहीं देती चकमा बुद्धिस्ट के विषय में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ हमको डेफिनेट न्याय देगा और ये प्रश्न हम छुड़ा के रहेंगे। इस वक्त हम लोग आपके पास पहुंचा रहे थे वॉइस ऑफ इंडिजिनस पीपल फॉर जस्टिस एंड पीस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके मंतव्य से। इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जो 14 अक्टूबर 1956 को धम्म क्रांति की, उस धम्म क्रांति का एक छोटा सा प्रतिबिंब आप तक पहुंचा रहे हैं। 66 साल का ये वक्त बीत चुका है और हमने आपको जोड़े रखा है उस प्रतिबिंब से जो प्रतिबिंब धम्म क्रांति से आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और हमसे ये बातचीत की। आप बने रहिएगा धम्म क्रांति के इस 66 साल के मूल्यांकन के साथ।